हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए जो मॉडल पेपर हैं कक्षा 8 के लिए। उनके अंदर गणित के 5 मॉडल पेपर देख लिए थे, विज्ञान के 4 मॉडल पेपर अपन ने कर लिए थे। जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको वो पेपर का जो सॉल्यूशन है मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज देख रहे हैं अपन विज्ञान मॉडल पेपर का 5वां मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक रहेगा 80। इसके अलावा दोस्तों, आप कक्षा 8 की गणित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इनकी PDF प्राप्त हो जाएगी और वीडियो भी सिस्टमेटिक कंप्लीट मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, पॉलीकट किन पदार्थों का मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पॉलिस्टर और कपास। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है? तो एक युग्म जाइकोट के अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया परजीवी का वाहक है? तो मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसके अंदर देखो दोस्तों, शनि, बुध और पृथ्वी है, तो सीरियस है वो सूर्य का ग्रह नहीं है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैस कौन सी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और मीथेन है, और नाइट्रोजन है, वो कार्बन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं है। तो इसका आंसर होगा द। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कर्वी बीमारी किसकी कमी से होती है? तो स्कर्वी बीमारी आपको याद रखने के लिए स्कर्वी किससे शुरू होता है? से। तो आंसर भी आएगा विटामिन सी। तो आप इस तरह से इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है? तो इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो जो गायोटीर होती है, गलगंड होता है या घेंगा जिसे गला सूज जाता है, उस रोग को कहते हैं जो आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नवा प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय खाली स्थान कहलाता है? तो आवर्तकाल कहलाता है। एक दोलन में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रबलता कंपन के खाली स्थान पर निर्धारित करती है? तो प्रबलता है वो आयाम पर निर्धारित करती है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्ती का मात्रक है? तो आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है, जिसे HZ अपने इंग्लिश के अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। या आगे सभी प्रश्न हैं दोस्तों, प्रश्न है 24 तक, तो अपन देखते हैं एक एक का उत्तर। 12वां प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, जहाँ एक तरफ कुछ अच्छे सूक्ष्म जीव उपयोगी हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं, जैसे मनुष्य में रोगकारक, यानी मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म जीव रोग भी फैला सकते हैं। ऐसे रोगों को जो सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं संक्रमित व्यक्ति में फैलते हैं, संसरणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हैजा, डायरिया। अगला है दोस्तों, जंतुओं में भी रोग कारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं में रोग कारक होते हैं, जैसे एंथ्रेक्स जीवाणु द्वारा होता है। पौधे के अंदर भी रोग कारक होते हैं। नींबू कैंसर जीवाणु से, गेहूं की रस्ट कवक से, और भिंडी के पीत वायरस से होने वाले रोग हैं। और इसका जो हानिकारक प्रभाव, चौथा हानिकारक प्रभाव है खाद्य विषाक्तता, यानी भोजन के अंदर जहर हो जाना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, भोजन खराब हो जाना। तो कुछ सूक्ष्म जीव भोजन में पनप कर भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिससे भोजन खाने लायक नहीं रहता है, उसे खाने से मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ये हो गया सूक्ष्म जीव द्वारा अपने जो हानियाँ होती हैं उसके बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिजैविक क्या है, यानी एंटीबायोटिक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, पहले प्रतिजैविक क्या है ये बताएंगे। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, वे औषधियाँ प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। इसे लेते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो पहला है दोस्तों, हमें प्रतिजैविक दवाएं डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। इन दवाइयों का पूरा कोर्स करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतना असरदार नहीं होती है। दूसरा इसका है, एंटीबायोटिक दवाओं को केवल तभी लिया जाना चाहिए जब आवश्यक हो और सही खुराक में, अन्यथा वे भविष्य के उपयोग के लिए भी कम प्रभावी हो जाती हैं। और अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक लेने से शरीर में
जो लाभकारी बैक्टीरिया हैं उनको भी वो मार देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 14th क्वेश्चन है, राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज लेनी चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित बताइए। तो ये क्वेश्चन भी पहले मॉडल पेपर में आ चुका है, फिर अभी अपन इसको लेते हैं। राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीज लेनी चाहिए क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और अंदर हवा नहीं जाती, जिससे पसीना आने से कपड़ा शरीर के चिपक जाता है, जबकि सूती कपड़ा पहनने से हवा अंदर बाहर होती है और पसीना सूख जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15वां प्रश्न है इसके अंदर कि जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक का उपयोग से बचना चाहिए, कथन पर सलाह दीजिए। तो कथन है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए या बचाव करिए। तो इसके लिए दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, प्लास्टिक को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, अतः और इसलिए ये मिट्टी, पानी व हवा को प्रदूषित करता है। पॉलीथीन की थैलियाँ निगलने पर जानवर मर जाते हैं। पॉलीथीन की थैलियों भी नालियों को चौक कर देती है, इसलिए जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक से अपन को निम्न हानियाँ होती है। यानी प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, गलता नहीं है, इसलिए अपन को यह हानि, पर्यावरण को हानि पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 दोस्तों, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार के योगदान दे सकते हैं, अपने द्वारा दिए जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो अपन क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, सड़क के दोनों ओर अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं और पेड़ों की कटाई को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, यानी पेड़ को काटना नहीं चाहिए। अपने इलाके में पार्कों में हरियाली बनाई रखनी चाहिए। अपने इलाकों में नियमित रूप से पौधों को पानी देना चाहिए। वन महोत्सव मनाकर भी कर सकते हैं, यानी वनों को महोत्सव बनाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जागरूकता अभियान चलाकर और जन्म दिवस, शादी आदि पर लोगों को पौधे उपहार के रूप में देकर भी पौधे लगाने की सलाह दी जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां प्रश्न, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। यानी खिलाड़ी जो जूते पहनते हैं उनके अंदर कीले, मतलब नीचे उभार निकले रहते हैं, क्योंकि अब इसका कारण क्या है, खिलाड़ी जूते स्पाइक्स या कीलदार जूते स्पाइक्स मैदान पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए पहनते हैं। कीलदार जूते अनियमितताओं के रूप में कार्य करते हैं और घर्षण को बढ़ाने में मदद करते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका, यानी व्याख्या है, यह हमें पता है कि चलने के लिए एक सीमा तक घर्षण की आवश्यकता होती है। क्यों घर्षण की आवश्यकता होती है, तो वो खिलाड़ी जब दौड़ते हैं तो पैर उनके फिसलेंगे नहीं, जो कीलदार जूते हैं वो ज़मीन में धंस जाते हैं और अच्छी पकड़ कर लेते हैं, यानी घर्षण को बढ़ा देते हैं, इसका कारण ये होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों है। तो पहले तो अपन बता रहे हैं घर्षण शत्रु कैसे है। तो पहला कारण है, घर्षण के कारण वस्तुएं खराब हो जाती हैं। दूसरा है, घर्षण के कारण वस्तुओं में खींचना या धकेलना कठिन होता है। थर्ड है, घर्षण के कारण अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। फोर्थ है, बर्फ वाले क्षेत्र में कार्य घर्षण कम होने के कारण फिसलने लगती हैं। और जो घर्षण है वो मित्र किस प्रकार है, यदि घर्षण नहीं होगा तो चलना मुमकिन ही नहीं होगा, यदि घर्षण न हो तो लिखना भी मुमकिन नहीं होगा, यदि घर्षण न हो तो गतिमान वस्तु को रोकना भी असंभव हो जाएगा, और यदि घर्षण न हो तो भवन का निर्माण भी, यानी मकान भी नहीं बनाए जा सकते। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न दोस्तों, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को विस्तार से समझाइए। तो अपन लिखेंगे पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के संपीड़न से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तब इनका शरीर समुद्र के नीचे सतह पर जम गया और धीरे धीरे रेत व मिट्टी की तह तक तहों द्वारा ढक गया। लाखों वर्षों वायु अनुपस्थिति, उच्च ताप व उच्च दाब के से इनके शरीर संपीड़ित हो गए और उच्च ताप और दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। यानी पहले जो जीव थे, ज़्यादातर समुद्री जीव, वो क्या है कि पृथ्वी की उथल पुथल से ज़मीन में दब गए, और वहाँ पर ज़मीन में दबने से अधिक दाब और ज़मीन के अंदर ज़्यादा ताप और वायु अनुपस्थित रहने के कारण वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। इसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। 20वां प्रश्न है दोस्तों, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन लिखेंगे, हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि अपन जो कागज़ है वो पेड़ पौधों से ही बनता है। तो लगभग 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। कागज़ की बचत से वनों के साथ साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जल तथा ऊर्जा जो इसको बनाने में प्रयुक्त होती है की भी बचत होगी। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, पुनर्चक्रण से लगभग 5 से 7 बार संभव हो सकता है। यानी अब
कागज़ है वो रद्दी कागज़ है वो कबाड़ी वाले को बेच देना चाहिए, उससे नया कागज़ बन के आ जाएगा, पेड़ पौधे नहीं कटते हैं। और पुनः उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कागज़ है उसका पुनः उपयोग भी कर सकते हैं, मितव्ययिता से उपयोग भी कर सकते हैं, यानी कागज़ को बेफालतू के अंदर फाड़ना या नष्ट नहीं करना चाहिए। और जन जागरूकता अभियान भी चलाकर यानी लोगों को जागरूक भी करके भी कागज़ की बचत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 21वां प्रश्न, आवेशित गुब्बारे दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। यानी आवेशित गुब्बारे दो हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि एक आवेशित और एक अनावेशित है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसका कारण लिखेंगे अपन, समान प्रकार के आवेश से आवेशित दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जैसे चुंबक होती है तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेते हैं तो वो दोनों को प्रतिकर्षित करती हैं, और उत्तरी और दक्षिण एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो आकर्षित करती है। तो आवेशित दोनों जो समान आवेश है गुब्बारों पर तो इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। चूंकि दो आवेशित गुब्बारे पर समान प्रकार का आवेश होता है इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। फिर चूंकि एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है इसलिए अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है, आकर्षित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं दो तारामंडलों के नाम लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो तारामंडल की परिभाषा लिखेंगे, खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखाई देने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं। प्राचीन भारत में तारामंडलों को नक्षत्र कहा जाता था। दो तारामंडलों के नाम निम्नलिखित हैं, एक तो ग्रेट बियर यानी सप्तऋषि और एक ओरियन। जो अब आपकी बुक में दो ही जो तारामंडल दे रखे हैं उन दोनों के नाम मैंने लिख दिए हैं। अब दोस्तों अपन देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है, यदि गेहूं को खरीफ की फसल में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। यानी गेहूं कौन से है, सर्दियों में होता है, और खरीफ की फसल कौन सी है, गर्मियों में होती है। यानी गेहूं को बाजरे या मक्का के वक्त उगाया जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, गेहूं एक रबी की फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है, जबकि खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस ऋतु में वर्षा अधिक मात्रा में होती है इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। गेहूं के पौधे को पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाएगा तो गेहूं के पौधे को अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से खराब हो जाएगा और फसल बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा गेहूं का जो पौधा है वो भी कारण लिख सकते हैं आपकी, गेहूं का पौधा शीत ऋतु का पौधा है तो उसको कम गर्मी की आवश्यकता होती है, और जो खरीफ की फसल होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है इसलिए वो पौधा भी गर्मी के अंदर नष्ट हो जाएगा, वो गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। एक आप ये कारण भी लिख सकते हैं। इसका पार्ट ब है कि खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खरपतवार क्या होता है, जो खेतों के अंदर घास उगता है यानी फसल के अलावा जो भी अनावश्यक पौधे उगते हैं उनको अपन खरपतवार कहते हैं। जो आप ये मान सकते हो कि फसल गेहूं की फसल बोई हुई है या मक्का की बाजरे की फसल बोई हुई है, उसके अंदर जो घास उगा हुआ है जो अपन कटाई करते हैं उसको उपाड़ के जानवरों को डालते हैं उसको खरपतवार कहते हैं। तो लिखेंगे, खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उगाते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको हटाना आवश्यक है, अन्यथा ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जो भूमि से पोषक तत्व ये ले लेंगे तो फसल को कम मिलेगी, और मनुष्य व पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए निराई की जाती है। इसको नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। पहला है, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इस पर खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। यानी कि फसल उगाने से पहले खेत को जोत देते हैं तो ये इनकी जड़ें बाहर निकल जाती हैं और ये सूख जाते हैं। दूसरा है, पुष्पण या बीज बनने से पहले हाथ से या खुरपी या फेरोकी की सहायता से पौधे को उखाड़ना। यानी जैसे पौधा बीज बने उससे पहले इसको उखाड़ दें, अपन उखाड़ दें तो इसके बीज नहीं बनेंगे और अगली बार ये नहीं उगेगा। और अगला है दोस्तों, खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग करके इसे खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। यानी ऐसे रसायन भी आते हैं जिनसे इनको खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रसायनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। 24वां प्रश्न का है दोस्तों, इसके अंदर है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो आवर्तकाल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। अब देखो 4 सेकंड में कितना करता है, 40 बार करता है। तो अब देखो दोस्तों, आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन में लगा समय, तो 40 दोलन में कितना समय लगेगा, 4 सेकंड, तो एक दोलन में कितना समय लगेगा, 4/40। यानी इसको 4 के पहाड़े से काटेंगे तो 1/10 आएगा, और 1 में 10 का भाग देंगे तो दोस्तों आएगा 0.1 सेकंड। आप इसको सूत्र द्वारा भी लिख सकते हैं। तो आवर्तकाल क्या होता है,
कुल समय बटा दोलनों की संख्या। तो कुल समय कितना है 4 और दोलन कितने हैं 40, तो 4/40 आप ये लिख सकते हैं। ये इस तरह से भी मैंने समझाया है, आप वैसे भी कर सकते हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। आवर्ती है, तो आवर्ती क्या होती है दोस्तों, 1 सेकंड में कितने कंपन करता है उसे आवर्ती कहते हैं। तो 4 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी है 40 है, तो 1 सेकंड में कितनी होगी दोस्तों 4/40, यानी 10 दोलन करेगा, यानी 10 हर्ट्ज उसकी आवर्ती होगी। तो आवर्ती की का भी एक सूत्र दे रखा है, आप सूत्र से भी कर सकते हैं। आवर्ती बराबर क्या होता है दोस्तों, दोलनों की संख्या बटे दोलनों में लगा समय, ये इसके द्वारा भी आप 4/40 ही आएगा। अब अंतिम प्रश्न है दोस्तों इससे 23वां का ब कि शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, जिस ध्वनि को सुनने में हम बाधित होते हैं या वह अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते शोर कहलाता है। यानी शोर का मतलब क्या होता है, भयंकर ध्वनि होती है जो अपन को अच्छी नहीं लगती है। जबकि जो ध्वनि सुनने में हमें आनंद प्राप्त करती है या सहज सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं, यानी जो कानों को अच्छी लगती है उसे अपन संगीत कहते हैं। यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज़ में सुनाया जाता है तो संगीत की प्रबलता अधिक हो जाएगी और वो भी शोर बन जाएगा। तो ये था दोस्तों विज्ञान का मॉडल पेपर 5। अब अपन हिंदी का मॉडल पेपर शुरू करने वाले हैं, तो इसके बाद में हिंदी सामाजिक के मॉडल पेपर भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और आगे जो घंटी का निशान है उसको दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार कमेंट आते हैं सर आगे वाला वीडियो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक देता हूं, उस पर क्लिक करके आप भी सभी वीडियो देख सकते हैं। पुराने गणित और विज्ञान के 5-5 वीडियो, आपको जो 5-5 मॉडल पेपर के वीडियो हैं, गणित के एक पार्ट में नहीं होता इसलिए 2-2 पार्ट हैं, तो काफ़ी वीडियो उपलब्ध हैं उस प्लेलिस्ट में, आप चाहें वो देख सकते हैं। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ से भी आपको मैं प्रत्येक वीडियो डालता हूँ, तो वहाँ से भी प्रत्येक वीडियो आपको सिस्टमेटिक मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप कक्षा 8 की गणित भी मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर पूरी गणित पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।